दोस्तों, लॉ कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं अतुल सुभाष, 34 साल के बेंगलुरु के एक टेकी ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड किया है और ये मीडिया के अंदर सुर्खियों में है। ये मामला अपनी आत्महत्या से पहले उन्होंने 24 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है और उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने बताया कि क्यों वे सुसाइड कर रहे हैं। अगर इस नोट को हम पढ़ें, हालांकि उन्होंने नोट के अंदर अपनी पत्नी पर, अपनी सास पर, अपने साले पर एलिगेशन लगाए हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, लेकिन नोट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है, सामाजिक न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू मैं कहूँगा वो ये है कि ये सुसाइड नोट उन्होंने अपने 4 साल के बेटे के नाम लिखा है और इस मामले में जो उनका डिवोर्स केस चल रहा था उत्तर प्रदेश के जौनपुर की फैमिली कोर्ट में, उसकी जो जज हैं रीटा कौशिक, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो रीटा कौशिक जो जज हैं वो उनसे 5 लाख रुपए की ब्राइब, रिश्वत मांग रही थी, जिससे वो बुरी तरह से आहत हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को लिखा है कि इस सिस्टम पर कभी भी विश्वास मत करना। उनके मामले में मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और निश्चित रूप से मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स फेल हो गई हैं। उनकी मौत के बाद उनके भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु पुलिस के पास एफआईआर फाइल की है, जिसमें उन्होंने उनके पत्नी पर, सास पर, साले पर तो आरोप लगाए हैं, अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर कराई है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका जो सुसाइड नोट है वो जज पर भी आरोप लगा रहा है और जज भी इसमें अभियुक्त बन गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है जिसमें हमारे सामने हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आदमी और आदमी के बीच जो संबंध हैं, आदमी और औरत के बीच जो संबंध है, इंसानों के बीच संबंध है, वे किस तरह से डिटीरियोरेट हुए हैं, किस तरह से उनका विकृतीकरण हुआ है और किस तरह से वे पूरी तरह से अराजकता की तरफ गए हैं और समाज एक अराजक जंगल बन गया है, जिसमें एकमात्र जो संबंध आदमी और आदमी के बीच में दिखाई दे रहा है वो पैसे और कौड़ी का संबंध है। परिवार टूट रहा है, परिवार की इकाई टूट रही है और जितना स्टेट इसे बांधने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा ये बिखराव का शिकार होता जा रहा है। तो बड़ी विकट स्थिति सामने है। ये तमाम सामाजिक राजनीतिक पहलू और इनके अलावा कानूनी पहलू इसके बहुत मुख्य हैं इस मामले के, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो है मौजूद हैं साथ अफशा प्राचा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। अफशा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और उनके साथी असद अलवी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और हमारे ये दोनों जो गेस्ट हैं ये वकालत करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहते हैं और दोनों ही गेस्ट हमारे लॉ कॉर्नर में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे हैं हमारे स्टूडियो में, तो आप इनसे परिचित हैं। तो मैं सबसे पहले असद भाई आपके पास आ रहा हूं और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है, मैं इसके तथ्य आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस मुद्दे की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो क्या है और किस तरह से इस टेकी को इस सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा है। पूरा जो सामाजिक और न्यायिक सिस्टम है जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो उसने किस तरह से इनको आत्महत्या की तरफ धकेला है। असद अलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने उठाया है। और आज तलाक, 498A, डीवी एक्ट एक आम तौर पे इतना इसका लिटिगेशन है। अगर लिटिगेशन का आप मेन हिस्सा देखें तो वो ये देखें, और ये इस बात का सबूत है कि आज पूरे देश के अंदर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो ये मैट्रिमोनियल होम है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें किस तरह बिखराव आ गया है। 498A का जितना सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है आईपीसी का 498A, फिर उसके बाद डीवी एक्ट है। और ये दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ
इसमें जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रॉप अप हो जाते हैं तो दोनों तरफ से इतने अनर्गल आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं कि वो उनको वो इस हद तक आ जाते हैं कि जो हमने ये देखा कि एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। और कभी कभी ये हस्बैंड आत्महत्या करते हैं और ज़्यादातर हमने देखा है कि महिलाएं ने बहुत सारी आत्महत्या हुई हैं। तभी ये आज तक ये जितने प्रोटेक्शन के लॉज बने हैं उसका रीज़न ही ये हुआ है। अलग से फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि इसमें ज़्यादातर इसमें जो इस तरीके के वाक़यात होने में हमारे जुडिशियल सिस्टम के फेल्योर जो है वो इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि सालों सालों तक केस चलते हैं। और ये जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना था उसमें ये बात तय हुई थी कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होंगे एक के बाद दूसरे वो सब फैमिली कोर्ट्स तय करेंगे। हद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कई डायरेक्शंस हैं इस सिलसिले में कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी है तो वो भी फैमिली कोर्ट का जो सेक्शन 7 है वो ये एम्पावर करता है कि फैमिली कोर्ट के अंदर डिसाइड होंगे। लेकिन होता क्या है कि 498A का मुकदमा कहीं चल रहा है, डीवी एक्ट का मुकदमा कहीं पे चल रहा है, और बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें वकील लोग गलत मशवरे देते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि वकीलों के जो मशवरे हैं अगर वो सच्चाई के साथ हों कि जितना केस है जितना डिस्प्यूट है तो जुडिशरी को और अदालतों को उसको रिसॉल्व करने में आसानी हो। जी, तो ये असद साहब ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये परिवार की जो संस्था है ये तो टूट ही रही है, इसके साथ साथ जो पूरा न्यायिक तंत्र है, राज्य की जो संस्था है वो भी उसी तरह से चरमरा रही है। तो हम देख रहे हैं कि परिवार राज्य ये दोनों चरमरा रहे हैं बाजार के दबाव में, बाजार की शक्तियों के, अंधी शक्तियों के दबाव में, जिन्होंने आदमी और आदमी के बीच पैसे और कौड़ी के रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा है। तो हम इस तरह की एक अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लोग आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसने आत्महत्या की है वो सही था और उसका जो प्रतिपक्ष है, उसकी जो पत्नी है या उसकी ससुराल वाले हैं वो गलत थे। बहुत सारे दबाव में लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि जो पितृसत्ता का, बाजार की ताकतों के साथ साथ पितृसत्ता का एक दबाव है जिसे औरत जो है वो सहन करती है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बाहर के दायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ घर के अंदर भी अपने दायित्वों का अलग से निर्वाह करे। और जैसे घर को बचाना, घर को संभालना, घर के सारे कामकाज ये उसी की जिम्मेदारी है, जिससे इस पितृसत्ता और बाजार के इस दोहरे दबाव के नीचे, दोहरे जुए के नीचे औरत के ऊपर एक दोहरा दबाव आता है। तो मैं यहाँ हमारे साथ अफशा प्राचा जी हैं जो महिलाओं के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहती हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इसका ये जो पहलू है, जो पितृसत्ता से जुड़ा हुआ पहलू है बाजार के दबाव के साथ साथ, उसे लेकर वे किस तरह से देखते। जी, राजेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा लॉ कॉर्नर के ऊपर आपने रेज़ किया है और उसके ऊपर आज हम एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। अत्यंत दुखदाई ये घटना है जिसका मैं दुःख व्यक्त करती हूँ, मगर साथ ही साथ मैं बिल्कुल इस बात से आपकी इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि ये जो सिस्टम का चरमरा जाना है, जो सिस्टम का कोलैप्स हो जाना है, ये बेसिक इसकी वजह है। और ये जो सिस्टम के मारे हैं वो दोनों ही पार्टीज़ हैं। तो पितृसत्ता में ये एक तरह की लूट-खसोट हो गई है राजेश जी, कि जब जिसका मौका लगता है, जैसा हाथ लगता है, उसी तरह से अगली पार्टी पे कोई भी इंसान दया भाव दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चाहे आप समझ लीजिए, जब दहेज की डिमांड करी जाती है शादी के टाइम महिलाओं से या लड़कियों से, तब उनके मन में जो भाव होते होंगे, तो जब डिस्प्यूट अराइज़ होता है शादी के बाद, तब वो भी जब केस डालने की नौबत आती है, तो बिल्कुल दया भाव नहीं दिखाते और वकील साहब की एडवाइसेज़ के साथ ऐसे-ऐसे
हीनियस एलिगेशंस कभी कभी लगा दिए जाते हैं पिटीशंस के साथ, जिसको जस्टिफाई करना मीडिएशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलेटिव्स के खिलाफ, और जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इंडल्ज कर दिया जाता है इन केसेस में, जो कहीं दूर दराज रहते हैं, जो कभी सच होते हैं कभी नहीं भी सच होते हैं। तो बेसिक कहने का मेरा मुद्दा ये है कि जब इतनी समाज की अराजकता में जब लूट खसोट का मौका आता है, तो कोई भी किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। अपने स्कोर सेटल करने की एक जंग सी शुरुआत हो जाती है, जंग की। जी राजेश। जी, तो ये अक्षय जी ने एक मुद्दा इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है न्यायिक व्यवस्था के अंदर ही वकीलों का एक रोल है। यहाँ सुसाइड नोट में जो जज हैं फैमिली कोर्ट की, रीटा कौशिक, उनके ऊपर तो सीधा आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 5 लाख रुपए मरने वाले से जो है मांगे थे, और उससे वो काफ़ी खिन्न था, काफ़ी दुखी था, और इसी को लेकर उसने अपने बेटे को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा कि इस व्यवस्था पर कभी भी विश्वास मत करना। तो व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह है एक तरह का, ये जो सुसाइड है इस व्यवस्था के खिलाफ, जिसमें जज रिश्वत मांग रहा है। लेकिन जज रिश्वत मांग रहा है, उसके अलावा अफशा प्राचा जी ने कहा कि वकील लोग जो हैं वो भी ये काम करते हैं कि झूठे सच्चे आरोप जो हैं वो लगाते हैं। और ये हमने देखा है कि किस तरह से स्टीरियोटाइप जो एलिगेशंस हैं, और बहुत ही भद्दे एलिगेशन, बहुत ही गंदे एलिगेशंस वो लगाने के लिए वकील लोग जो हैं वो प्रोत्साहित करते हैं क्लाइंट को, और वो कहते हैं देखिए अगर आपको जीतना है, केस जीतना है, तो ये एलिगेशन आपको लगाने पड़े। तो इस तरह का मामला हो रहा है। और कुल मिला के ये जो वकीलों का रोल है, जजों का रोल है, पुलिस का रोल है, पूरी व्यवस्था जब हम देखते हैं तो वो हमें एक जंगल राज की तरह दिखाई देती है, एक अराजकता की तरह दिखाई देती है, जिसमें कोई इंसानियत नहीं है, मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं है, पशुता है। और पशुता भी, मैं कहूँगा पशुता से भी कहीं नीचे जाकर के कुछ है। बहुत ही बड़ा पतन हम अपने सामने पूरी सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक व्यवस्था का देख रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था तो एक तरह से, जैसे हमारे दोनों स्पीकर्स बताए, वो चरमरा गई है, तो उसकी जगह अराजकता ने ले ली है। तो मैं असद भाई आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, इस सुसाइड नोट की कानून में क्या अहमियत है, और इसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं, खासतौर से जज के खिलाफ ये जो 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, इसकी क्या अहमियत है कानून के नजरिए से, कानून की दृष्टि से? राजेश भाई, सुसाइड नोट छोड़ने के बाद अगर कोई मर जाता है, टू माय अंडरस्टैंडिंग और जहाँ तक मेरी जितनी भी लिटिल नॉलेज है, वो एक डाइंग डिक्लेरेशन है। और डाइंग डिक्लेरेशन में जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं उसको ये माना जाता है कि वो बहुत हद तक सच्चे हैं। जज साहब ने पैसे मांगे थे या नहीं मांगे थे, ये जो इतने एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि मरने से पहले ये एक प्रेजम्पशन है कि कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता है। वो सुसाइड के मैटर्स में, जहाँ तक सुसाइड नोट की बात होती है, तो वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो जितने मैटर्स के अंदर एलिमनी और बड़ी एलिमनी का जो जहाँ तक मामला है, ये बहुत ही इस सोसाइटी के लिए खतरनाक है। कल ही एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी, और 8 बिंदु तय किए हैं कि किन आधार पे एलिमनी को तय किया जाएगा। तो ये इससे होता क्या है कि जो लॉयर्स हैं वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हम आपको 5 करोड़ रुपए दिलवाएंगे और इतनी फीस हमारी होगी, जितना एलिमनी ज्यादा होगी उतनी फीस ज्यादा होगी। और जब एलिमनी ज्यादा होगी, फीस ज्यादा होगी, तो एलिगेशंस भी ज्यादा होंगे और वो सच्चाई से दूर होंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें असद भाई आपने बात तो ठीक कही है, सब प्रैक्टिस में आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी है कि 5 करोड़ की एलिमनी उस केस में ज़्यादा नहीं है जहाँ मान लीजिए हस्बैंड के पास 200 करोड़ की संपत्ति है, तो वहाँ 5 करोड़ की एलिमनी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सवाल तो ये प्रपोर्शन में जो है वो देखा जाएगा। व्यवस्था इसको जो है संतुलित करने की बहुत कोशिश करे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर मोर्चे पे फेल्योर हो रहा है, मीडिएशन में फेल्योर हो रहा है, अदालत में फेल्योर हो रहा है,
सवाल ये है कि जो इसका जो उद्देश्य है कि किसी तरह से परिवार की संस्था को बचाया जाए, आदमी और आदमी के बीच रिश्तों को बचाया जाए, तो ये इस उद्देश्य में पूरा का पूरा सिस्टम हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बने, फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया, उसका अपना एक पर्पस था कि मुकदमों को जल्दी से निपटाया जाएगा, जो रिलेशनशिप है उसको बचाने की कोशिश की जाएगी, पर हम उल्टा देख रहे हैं। जिस तरह का सुसाइड नोट नरेट कर रहा है, हम दैनंदिन जीवन में भी तो ये सब होता हुआ देख रहे हैं अदालतों के अंदर। हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है अदालतों के अंदर। तो मुकदमे लंबित हो रहे हैं, लटक रहे हैं। जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं जिनका निपटारा तुरंत हो जाना चाहिए कि दोनों लड़का और लड़की दोनों जो है अपना आगे की ज़िंदगी देखें, उनको दसियों साल, और अपील की अगर हम बात करें तो उससे भी ज़्यादा, एक दशक से भी ज़्यादा जो है मामले लटकते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी जो है अदालतों के अंदर लड़ते हुए बर्बाद हो जाती है। और बिल्कुल इनसेंसिटिव सिस्टम है, पूरी तरह से असंवेदनशील है। जज भी असंवेदनशील है, वकील भी असंवेदनशील हैं, पूरा पूरा सिस्टम असंवेदनशील है। कभी डेट लग जाएंगी, कभी जज साहब नहीं आए हैं, कभी आप ये ले आइए, आप वो ले आइए। तो व्यर्थ की जो डेट्स हैं कोर्ट में, डेट पर डेट वो दी जाती रहती हैं। और ये पूरा जो इनसेंसिटिव सिस्टम है, इसको हम काम करते देख रहे हैं। जो इनके सुसाइड नोट में टेकी का, बेंगलुरु टेकी का जो सुसाइड नोट है, वो नरेट कर रहा है इस पूरी की पूरी रामकथा को। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा सिस्टम, इसका ब्रेक डाउन हो नहीं रहा है, हो चुका है। ये नोट जो है ये उसका एक तरीके से सर्टिफिकेट है, उसका प्रमाण है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अफशान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है, इस ब्रेकडाउन पर एक तरफ से बाजार की व्यवस्था, मुनाफाखोरी की व्यवस्था, लूट खसोट की व्यवस्था, दूसरी तरफ से पितृसत्ता की जो व्यवस्था है, इन दोनों का ये जो दोहरा दबाव है, इसको औरत जो है वो किस तरह से इसका शिकार हो रही है, इस व्यवस्था में इसको झेल रही है। अफशान जी। जी राजेश जी, मैं समझती हूँ कि जो ये औरत है, एक तरफ से तो कामकाज का जो प्रेशर आ गया है, इस पितृसत्ता में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने जो आज की औरत को प्रेशर दे के धकेला गया है, जो वो अपनी आइडेंटिटी के लिए जद्दोजहद कर रही है, एक प्रेशर उसके ऊपर वो आ गया है। दूसरा प्रेशर उसको साथ में पैरेलल में अपनी फैमिली को रन करने का प्रेशर है, उसके बाद अपना करियर बनाना, फाइनेंशियल स्टेटस, और उसके बाद चारों तरफ के जो दबाव हैं, और जिस पितृसत्ता के अगेंस्ट वो फाइट कर रही है, उसका भी जाहिर है जो पितृसत्ता का जो बेनिफिशियरी है, उसकी तरफ से भी एक प्रेशर आते हैं सोसाइटी के नाम से। कभी मीम्स बनते हैं उनके अगेंस्ट, कभी उनको उनकी कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता है, कभी उनकी जो सैलरी है, उनके वेजेस पे उनको हरास किया जाता है। तो वो चारों तरफ से इस प्रेशर में वो पिस रही है। और जब फिर उसको मौका लगता है, तो मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगी राजेश जी, फिर वो भी सारी जो मर्यादा है उनको वो कहीं ना कहीं छोड़ देती है, कहीं ना कहीं उससे भी उन प्रेशर्स का दबाव झेलते झेलते कहीं ना कहीं जो एक सहनशीलता, जो एक इंसानियत का जो एक फ्लेवर है, फिर वो इन दबाव में कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं वो खो जाता है। जो इस तरह के जो केसेस हैं फिर हमारे सामने आते हैं, जो अभी ये टेकी सुभाष हैं, जो डिजीज सुभाष हैं, जो उनके साथ हुआ, तो वो साफ दिखाता है कि किस तरह सिस्टम्स की जद्दोजहद में इंसान पिस गया है। और जब तक वो अपनी जद्दोजहद में कर रहा होता है, जब उसका मौका लगता है, ये एक तरह से जंगल राज हो गया है कि जब जिसका मौका लगे सामने वाली पार्टी को नोचो, खसूटो और जितना लूटपाट हो सके उतनी करो। दया भाव, करुणा भाव जो इंसान के लिए रखी गई है, उसको कहीं ना कहीं इन चारों तरफ के प्रेशर में इंसान खोता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो महिला चारों तरफ से प्रेशर झेलती है, वो कहीं ना कहीं जो उसकी बेसिक खूबसूरती है सहनशीलता की, वो उसको खोती जा रही है। जी, तो ये अफशान जी हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने मुद्दों पर रोशनी डाली है। इन्होंने बताया हमें कि किस तरह से जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है,
वो आम आदमी को किस तरह से कुचल रही है, किस तरह से उसकी इंसानियत को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है, उसको कुचल रही है, उसको उसका विनाश कर रही है, और आदमी के अंदर से एक जानवर को पैदा कर रही है। एक ऐसे जानवर जो सिर्फ पैसे के लिए, पैसे कौड़ी के लिए जो है काम करता है, और लोगों को विवश किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो एक दूसरे की गर्दन के ऊपर अपने दांत गड़ाएं। और इसे हम देख रहे हैं। जब मैं आप दर्शकों का भी ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा, यहाँ हम किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं, ना तो यहाँ हम सुभाष जी को दोष दे, ना उनकी पत्नी को इसमें दोष दे रहे हैं। दरअसल ये व्यवस्था का प्रश्न है, सिस्टम का प्रश्न है। और हम देख सकते हैं कैसे शादी के समय लड़के वाले ये देखते हैं कि कैसे लड़की वालों से ज़्यादा लूट लिया जाए, उनको खसोट लिया जाए। और जब कोई विवाद हो जाता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, तब लड़की वाले यही कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ वो जो लड़के वालों ने लूटा था उसको वापस ले लिया जाए, बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ ले लिया जाए। तो ये जो एक तरह से लोगों को पूरी तरह से ये एक क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ, एक आपराधिक प्रवृत्ति के साथ लोगों को ये सिस्टम जो है रियर कर रहा है। और बाजार के जो नियम हैं, बाजार की जो व्यवस्था है, वो परिवार के अंदर घुस रही है, वो समाज के अंदर घुस रही है। और पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में जो रिश्ता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके, मुझे याद आ रहा है कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आदमी और आदमी के बीच जो रिश्ता है उसको पूंजीवाद पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। तो हम देख रहे हैं अपने वक्त में कि वो किस तरह से इसको पूरी तरह से तमाम तरह के रिश्तों को, नातों को नष्ट करके एक ऐसे समाज को पैदा कर रहा है जो अराजक है, जो जंगल है, जिसको समाज नहीं बल्कि हम हिंदी में अगर हिंदी के शब्द को प्रयोग करें तो उसे समझ कहेंगे, कि जहाँ बस हम लोग जो है एक जैसे हैं, एक दूसरे के जो हैं हम इसके अंदर कॉपी हैं, बाकी हमारे बीच में कोई भी जो रिश्ता है, जो सामाजिक रिश्ता है, वो नहीं बचा है सिवा स्वार्थ और लूटपाट की। तो मैं यहाँ असद भाई आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह का समाज ये पैदा हुआ है हमारे सामने, और कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से, कानून बनाने वालों की तरफ से, उसे लागू करने वालों की तरफ से, उसकी देखरेख करने वालों की तरफ से, हालांकि घोषित तौर पर यह प्रयास जो है किया जा रहा है, नए नए कानून लाए जा रहे हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोशिश ये है कि किसी तरह से पुराने समाज को बचाया जाए, परिवार की संस्था को बचाया जाए, लेकिन हम उसको टूटते बिखरते देख रहे हैं। तो ये जो अंतर विरोध है दोनों के बीच में, उनके प्रयास के बीच में और जो वास्तविकता है उसके बीच में, इसको आप कैसे देखें? राजेश भाई, मैं थोड़ा सा आपकी बात से डिफर करूंगा कि कानून जो समाज को बचाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल कानून जो हैं उसमें और ज़्यादा तजाद पैदा हो रहा है। आप 125 के अंदर भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं, आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं, आप डीवी एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं। जब आपने शादी को मेंटेनेंस और पैसों से जोड़ दिया है तो ज़्यादा लड़ाई जो है अब वो पैसों की हो गई है। और फिर ज़्यादातर जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी मैट्रिमोनियल मैटर्स में आने लगे। अगर कानून ऐसा बनाया जाए कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो एक ही फोरम में डिसाइड होंगे, एक जगह डिसाइड होंगे, और उन्हें मल्टीपल कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा। एक तरफ मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जा रहे हैं 498 लेके, एक तरफ डीवी एक्ट में जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ, दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, फिर कहीं प्रॉपर्टी का, क्योंकि मैट्रिमोनियल मैटर्स में नॉर्मली ये होता है कि जब शुरू में शादी होती है, वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी ली गई है, अब जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया तो वो हस्बैंड बेचना चाह रहा है। तो बहुत सारे, और फिर एक दूसरे के प्रति जो लोगों की दुर्भावना है, जहाँ तक आप पैतृक सत्ता की बात आपने कही, जैसे इसमें महिलाएं जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है वो महिलाओं से हैं। वो उस मदर इन लॉ से हैं, वो सिस्टर इन लॉ से हैं, या सिस्टर इन लॉ जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ उसके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। मोस्टली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है कि वो एक दूसरे के बीच में नहीं बनते। तो नॉर्मली जो हमारी पुरानी परंपरा कहनी चाहिए, या हमारे जो संस्कार थे, वो एक दूसरे के आदर सत्कार से इसीलिए बंधे हुए थे कि कुछ बात वो मदर इन लॉ की जो है दरगुजर कर दे और मदर इन लॉ अपनी बहू की दरगुजर कर दे। आज जब आपने बिल्कुल इसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को बिल्कुल कॉमर्शियल बना दिया है, जो
आप अगर 5 करोड़ की एलिमनी तय करेंगे, ये जो प्रोपोर्शन की बात भी गलत है। एक हस्बैंड अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और वो मेंटेनेंस फिर प्रोपोर्शन के हिसाब से दे रहा है, वो 5 करोड़ की एलिमनी लेने के बाद, ये बार बार ये होता है कि बहुत सारी मैरिजेस सिर्फ इसलिए टूटती हैं कि एक महिला को ये लगता है कि मैं मैट्रिमोनियल लेके, जहाँ पे ये संभाला जा सकता था। तो इसका जो कमर्शलाइजेशन है, जो ये समाज को तोड़ने के लिए ये भी अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है कि बार बार आप इतनी बड़ी इस उसमें उसको एलिमनी दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। इसलिए नहीं कि महिलाओं को ज़्यादा पैसे नहीं मिलने चाहिए। एक अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की एक जज साहिबा ने कहा था कि अगर आपको इतने पैसे चाहिए तो आप खुद कमाइए। तो नॉर्मली जहां हम एक महिला को एम्पावरमेंट की बात करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करने की बात करना चाहते हैं, वहां उसको इतनी बड़ी तादाद में एलिमनी देके उसे पैरासाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे महिलाओं का विकास नहीं होगा, बल्कि इससे महिलाओं के अंदर फिरती एक ये बात आ जाएगी कि शादी को तोड़ना एक ऐसा वो हो सकता है कि जिससे हमें एक बड़ी एलिमनी मिल सकती है। जी, मैं यहाँ असद भाई ने जो बात रखी है, शायद एक एंकर के तौर पे भी मैं थोड़ी सी उससे असहमति दिखाऊंगा, बल्कि मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जज का ये कहना कि इतने पैसे चाहिए तो आप खुद कमाइए, ये अपने आप में पितृसत्ता का अपने आप में परिचायक है, उसका रिफ्लेक्शन है, पैट्रियार्की का रिफ्लेक्शन है। दरअसल ये जो एलिमनी है, इसके पीछे भी जो सोच है वो ये है कि आमतौर से औरत जो है उसका वो घर बनाती है, वो काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको तो कोई कुछ मिलता नहीं है। तो एलिमनी की फॉर्म में उसको जो है, जो उसने घर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जो उसने उसके अंदर अंशदान दिया है, तो वो एलिमनी की फॉर्म में उसको मिल जाता है। और परिवार को बचाना अपने आप में ये एक आदर्श नहीं हो सकता, ये एक उद्देश्य नहीं हो सकता कि औरत की कीमत पर परिवार को बचाया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर औरत परिवार से अलग होना चाहती है, अगर वो डाइवोर्स चाहती है, तो ये पूरी तरह से उसे आज़ादी, उसे स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। लेकिन हो तो उसका उल्टा रहा है, कानून उसे वो आज़ादी नहीं दे रहा है। आपको अगर डाइवोर्स चाहिए, आपको अगर तलाक चाहिए, तो आप जो है 10 साल अदालतों में घुटने घिसिए, आप कानून के जो रिगर्स हैं उनको, जो उनके नीचे जो है यू रील अंडर दैम, तभी आपको जो है वो डाइवोर्स मिलेगा, आपको अलग रहने की आज़ादी मिलेगी। ये अलग रहने की जो आज़ादी है, ये बहुत ही सुगम और सरल होनी चाहिए कि जैसे ही किसी ने हाथ उठाया, एक पार्टनर ने हाथ उठाया, तो वो आज़ादी जो है उसे तुरंत ही हासिल होनी चाहिए। और ये जो इतना लंबा प्रोसीजर इन्होंने बना रखा है, ये मुकदमा भी जो चल रहा था, ये भी तलाक का मुकदमा था, जिसमें बेंगलुरु के टेकी ने आत्महत्या की है। और ये जो इसको लिंगर ऑन करती जाती हैं अदालतें, वो कहती हैं कि भाई आप जो है एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते, हमारे पास आइए, हम तलाक देंगे, हम तलाक की डिक्री पास करेंगे। और वो डिक्री पास करने में न सिर्फ इतना लंबा समय लगाते हैं, दशकों का, साथ में ये भी जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, जज साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ कोर्ट की ये रिगर्स जो हैं इनसे बचना है, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो भ्रष्टाचार भी इसके साथ जुड़ जाता है और तमाम तरह के दबाव इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो कानून और अदालत तलाक तक का जो राइट है अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सुसाइड नोट ने खड़ा किया है। यहाँ मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि मुस्लिम लॉ में जो ये जो प्रोविज़न, 3 तलाक का प्रोविज़न था, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेहतर है अगर दोनों पार्टीज जो हैं उनको ये जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, ये हासिल होनी चाहिए कि जब एक पार्टी हाथ उठा रही है, दोनों पार्टी को होना चाहिए, एक पार्टी हाथ उठा रही है तो वो जो यूनियन है आदमी और औरत के बीच में, वो वहीं खत्म हो जाए। और इसी तरह से जब वे चाहें तो उस यूनियन को बना सकें, और जब चाहें उस यूनियन को खत्म कर सकें, और राज्य सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन करे, उस यूनियन को सिर्फ रजिस्टर करे अपने पास कि उन्होंने एक यूनियन बनाई है, मैट्रिमोनियल यूनियन में दाखिल हुए हैं, तो उसको रजिस्टर करे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सुसाइड हुआ है, ये जो आत्महत्या हुई है, ये इसलिए हुई है कि इसमें राज्य और कानून का दखल है। दरअसल ये राज्य और कानून का जो दखल है, हमारे पारिवारिक
रिश्तों में, सामाजिक रिश्तों में, ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये अपने आप में पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा बैगेज है, एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये इतना सैक्रोसैंक्ट है परिवार के, हम इसको टूटने नहीं देंगे, हम इसको बचाएंगे। हो कुछ और रहा है पर्दे के पीछे। जज रिश्वत मांग रहे हैं, वकील अपना कारोबार चला रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा इसका जो बोझ है वो आम आदमी के ऊपर आ रहा है, और उसमें भी औरतों के ऊपर आ रहा है। औरतों के पास ये मुकदमे लड़ने के लिए पैसा नहीं होता। मैंने देखा ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं, 90% मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो पत्नी है, महिला है, उसके पास तो साधन ही नहीं होते, संसाधन ही नहीं होते लड़ने के लिए। वो वकीलों से परसेंटेज पे फिर मामलों को तय करती है, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस एक पैदा होती है परसेंटेज पे तय करने की। तो मैं अफशाह जी आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है जिसमें कानून ने, अदालत ने अपने हाथ में इसको कर लिया है कि हम तलाक देंगे, और तलाक देंगे नहीं, वो दशकों उसको मैटर को इसी तरह से घसीटे जाएंगे। तो इसका किस तरह से शिकार बन रहे हैं लोग, और किस तरह से खासतौर से औरतें इस बोझ के नीचे आ रही हैं, इस पर आप रोशनी। राजेश जी, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि ये जो मामले की संवेदनशीलता है, उसके ऊपर कोई संवेदनशीलता के साथ विचार नहीं करता, और सब अपनी अपनी पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई पुरुष की तरफ से डिफेंसिव हो जाता है, जैसे कि हमारे साथी असद भाई ने कहा कि ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, या कि पैसा क्यों मांगा जाए, या फिर महिलाएं होती हैं जो इतना अनरीजनेबल अमाउंट पुट हो जाता है उनकी तरफ से कि वो प्राइमा फेसाई देखने में लगता है कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड। मगर क्या कभी आपने ये देखा है कि किसी ने इस मुद्दे पे उठाया हो कि क्यों एक महिला को 20 साल 25 साल जहां वो पैदा हुई है, पली बड़ी है, उठा के एक अनजान जगह पे, मैं अरेंज मैरिजेस की बात कर रही हूँ जो हमारे देश में एक बहुत संख्या बड़ी है जो की जाती है, कि एक अनजान घर में उसको अकेली को एक फैमिली में छोड़ दिया जाता है इन नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के। तो वो किस डिप्रेशन से, या वो क्या स्ट्रगल होते होंगे उसके, किस तरह वो कोप अप करती होगी। मैंने आज तक किसी भी डिबेट में किसी भी सोशल वर्कर को इस तकलीफ के प्रोसेस के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मैंने कभी किसी को मुझे एनलाइटन कीजिए अगर मैं गलत हूं, तो कभी किसी सामाजिक कार्यकर्ता को ये कहते नहीं सुना कि क्यों किसी लड़की को उठा के 20-25 साल तक माँ बाप किसी एक अनजान जगह पर कोप अप करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है, जब उसको मेंटेन करने की बात आती है, जब उसकी एलिमनी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो पितृसत्ता है वो कभी मीम की शक्ल में, कभी टॉन्ट की शक्ल में, कभी सीरियल की शक्ल में इस चीज को उठाते हैं कि क्यों महिलाएं मांगती हैं पैसा। क्या कभी किसी ने कहा कि क्यों किसी एक घर में हम एक पौधा भी उगाते हैं और उसको उठा के जड़ से निकाल के अगर किसी नई जगह पे अगर हम उसको लगा दें, तो वो पौधा भी ज्यादातर सिचुएशन में अगर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले तो वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है। कभी किसी महिला के लिए किसी ने संवेदनशीलता से ये नहीं सोचा कि एक 20-25 साल की बच्ची को, लड़की को जब उठा के एक नई एटमॉस्फेयर में डाला जाता है तो वो किस सिचुएशन में कोप अप करती होगी, किस सिचुएशन में एडजस्ट करती होगी, कौन से वो ऐसे हालात होते होंगे कि जब वो इतनी डिसीजंस पे आ जाती है, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जाते हैं तब वो बिल्कुल एडजस्ट करने से मना कर देती है, तब बारी होती है पुरुष के पिसने की। तो जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग नोट में कहा कि जब जिसको मौका मिलता है वो ये लूट खसोट को जारी रखता है, वो अपनी संवेदनशीलता को भूल जाता है। तो ये एक तरह से अराजकता का माहौल है, जिस अराजकता में जो एक इतना प्यारा संबंध है पति पत्नी का, उसमें अपने उस संवेदनशीलता को भूल के एक दो दुश्मनों की तरह लड़ाइयां की जाती हैं कुछ सालों में। और जब जिसका मौका पड़ता है वो अगली पार्टी को बख्शने का, जीने या फिर जिंदा रहने का मौका नहीं देता, और बिल्कुल दया भाव नहीं दिखाता, और बस उसकी गर्दन में दांत गड़ा के उसका खून पीने के लिए तैयार रहते हैं। जी राजेश जी, तो बहुत बढ़िया तरह से अक्षय जी ने रोशनी डाली है हमारे समसामयिक समाज पर, सामाजिक संबंधों पर, पारिवारिक संबंधों पर, उसकी संस्था इकाई पर।
मैं असद भाई आपके पास आऊँगा कि आप अफशां जी से कितने सहमत या असहमत हैं, और मैं ख़ास तौर से इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ बाज़ार के जो संबंध हैं, ये जो मुनाफाखोरी और लूट के ऊपर आधारित संबंध हैं, ये तो प्रभावित कर ही रहे हैं हमारे सारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को। लेकिन उसके साथ साथ जो अफशां जी ने कहा कि पितृसत्तात्मक जो समाज है, उसका जो ढांचा है, वो औरत के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह के एलिगेशंस पिटिशंस के अंदर होते हैं कि मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मैं सुबह उठा तो मेरे लिए बेड टी नहीं बनाती हैं, ये पैर दबाने से मना करती हैं। और मज़े की बात यह है कि इन ग्राउंड्स को कोर्ट जो हैं, इनको वैलिड ग्राउंड्स के तौर पे बहुत सारे जजमेंट्स में एक्सेप्ट कर रही हैं। मज़े की बात यह है, पितृसत्ता का दबाव, वहाँ पितृसत्ता का ये जो प्रभाव है, ये सिर्फ पति के दिमाग पे नहीं है, जो जज बैठा है कुर्सी के ऊपर उसके दिमाग पे भी है। वकील लोग इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो बड़े बेधड़क होकर के कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं और जजेस उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप इस बात से कितने सहमत या असहमत हैं जो अफशां जी कह रही हैं कि ये जो हमारा जो समसामयिक समाज है, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे देशों में जो पिछड़े पूंजीवादी देश हैं, जहाँ पितृसत्ता और पूंजीवाद के बीच में एक समझौता हो गया, एक संलयन हो गया है, और ये दोहरा दबाव यहाँ औरत जो है वो झेल रही है। तो यहाँ ठीक है, ये टेकी ने सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड से ये कहीं साबित नहीं होता कि टेकी सही थे या उनकी वाइफ गलत थी। लेकिन हम आम तौर से सामाजिक संबंधों पर बात कर रहे हैं, इस केस के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि ये ठीक है, ये तमाम जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर तो दबाव आ ही रहा है, लेकिन इस दबाव का बहुत भारी दबाव, 2 गुना दबाव, 4 गुना दबाव, 10 गुना दबाव यहाँ औरतें जो है इसको वहन कर रही हैं, जो आबादी का आधा हिस्सा है। तो असद भाई, मैं इस विषय पर, बड़ा संवेदनशील, बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर आपके विचार चाहूँ। देखिए, मैं अफशां साहिबा से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा कहीं भी कोई असहमति नहीं है। जो बात कही थी वो एक पर्टिकुलर केस को लेके, मैं 5 करोड़ रुपए की एलिमनी के बाद मैं इस पूरा जो हमारी ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन को कॉमर्शलाइज करने की बात कह रहा था। मैं मेंटेनेंस या भरण पोषण के लिए नहीं कह रहा था कि एक औरत को भरण पोषण नहीं देना चाहिए, उसे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, उसे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पैतृक सत्ता है और उसमें औरतों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। औरतें जो बर्दाश्त करती हैं और औरतों जो महिलाओं के साथ जो रवैया पूरे देश के अंदर है या पूरे समाज के अंदर है, वो सब जग जाहिर है। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ इस एक पर्टिकुलर केस में, जैसे जो कल एक सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए का, ये बात आप जितने बड़ी एलिमनी बनाएंगे और उसको ये रखेंगे कि ये प्रोपोर्शन में होगा। मान लीजिए 100 करोड़ कोई आदमी पर मंथ कमाता है तो वो आपको जो है 50 करोड़ रुपए की उसको लिए एलिमनी होगी। वो एक, ये मुझे जो महसूस होता है कि ये इतना कॉमर्शलाइजेशन होना और कई तरीके से भरण पोषण मांगना, 125 में मांगना, डिवोर्स में मांगना और डीवी एक्ट में मांगना, ये सारा जो है, ये ज़्यादा जो कॉमर्शलाइजेशन है, ये हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम ज़रूर कर रहा है। और उसमें जो ज़्यादा रोल है वो हमारे वकीलों का है, हमारे कोर्ट्स का है, जो वक्त पे न्याय नहीं दे रहे हैं, जो महिलाओं को न्याय नहीं देते हैं, वकील सही मशवरे नहीं देते हैं, अनर्गल उसमें जो हैं उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वैक्सिशियस पिटीशन फाइल करते हैं, दुर्भावनापूर्ण पिटीशन फाइल करते हैं। मैं उन सब की बात करता हूँ। जहाँ तक पैतृक सत्ता की बात है या किसी महिला के को प्रताड़ना की बात है, मैं उसको अपोज करता हूँ। और न सिर्फ अपोज करता हूँ बल्कि मैं उन तमाम महिलाओं के साथ हूँ जिनके साथ प्रताड़ना होती है या उन्हें कोई पैतृक सत्ता की वजह से कोई दुख पहुंचता है। मुझे ये नहीं लगता। मैं एक दूसरे रेफरेंस में एलिमनी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी एलिमनी और वकील 10%, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की एलिमनी हुई, वकील जो है उसे 10% उसमें फीस लेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं झूठ शामिल हो जाएगा। वकील की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी ली जाए ताकि उसकी फीस ज़्यादा हो जाए। गलत
प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गलत से गलत आरोप किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा है कि 498A जो है आईपीसी का सबसे ज़्यादा मिसयूज सेक्शन है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह औरतें नहीं हैं, उसकी वजह महिलाएं नहीं हैं, उसकी वजह हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारे वकीलों के गलत एडवाइजेज हैं, और इसी वजह से उसका मिसयूज होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि 498A सबसे ज़्यादा मिसयूज सेक्शन है, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की जो पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी मानसिकता है उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाता है। ऐसे आईपीसी का मैं कहूँगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है, और नए उसमें आप मुझे बताइए कि नए कानून में, पुराने कानून में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका मिसयूज नहीं हुआ है। 323 से लेके 302 तक तमाम सेक्शंस का मिसयूज हुआ। मर्डर के बाद जो है जी जी जी, ये भी कहा जा सकता है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसका मिसयूज नहीं हुआ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट 498A को खास तौर से टारगेट करती है कि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है, तो जो जजेस ये कह रहे हैं इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो पितृसत्ता का कचरा है वो भरा हुआ है। तो ये बहुत ही गलत बात है ये कहना कि 498A का मिसयूज हुआ है, सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है, ये जो ये वेपन के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि अगर ये कानून वेपनाइज भी हुए हैं तो ये एक तरीके से उस अनाचार अत्याचार के खिलाफ बैलेंसिंग है जिसकी बात अभी अफशां जी ने की थी। उन्होंने कहा कि परिवार में एक बच्ची को किस तरह से पूरा परिवार मिलके उसको दबाता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उसकी जो प्रताड़ना हुई है 2 साल 4 साल, उसके लिए ये काउंटर बैलेंसिंग भी है। अगर ये वेपनाइजेशन भी किया है कानूनों का तो ये उसके लिए काउंटर बैलेंसिंग भी है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे इस समाज में जिस दुनिया को, जिस समाज को हम अपने सामने पा रहे हैं उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर पूरी तरह से जो पति है वही दोषी है या पत्नी दोषी, क्योंकि ये दोनों अपने आप में बाजार की और पितृसत्ता की जो कुल व्यवस्था है उसके भी मारे हुए हैं, उसके तहत हैं। चेतन या अचेतन दिमाग में इनके जो है वो सारा कचरा वो सिमटा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं उससे अलूफ हैं, महिलाएं उससे इम्यून हैं, उनके दिमाग में भी है। जब एक सास जो है वो अपनी बहू के साथ जाति करती है तो यही पितृसत्ता का कचरा उसके अंदर होता है। जब लूट खसोट होती है, जब लड़की वाले ये सोचते हैं कि न सिर्फ अपना जो दिया है वो वापस ले लो बल्कि और भी ले लो, तो वो भी बाजार की इस व्यवस्था के तहत ही काम कर रहे होते हैं। और जब लड़के वाले सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लूट लो लड़की वालों से, तब वो भी बाजार की इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे होते हैं। तो ये सही है कि व्यवस्था, और वे ये व्यवस्था, इसमें भी ये दोहरा जो जुआ है ये पिछड़े पूंजीवादी देशों में, भारत जैसे देशों में रखा हुआ है, जनता के कंधे पे रखा हुआ है। लोग इसके नीचे जो है वो पिस रहे हैं। एक तरफ पितृसत्ता है, दूसरी तरफ बाजार की व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो जुआ है, हमें ये मानना पड़ेगा कि इसकी मार सबसे ज्यादा औरत झेल रही है। टेकी ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन वो जो उसकी पत्नी है उसने उस टेकी के साथ रहते हुए भी जो भोगता होगा वो अलग है, और उसके बाद अब जो भोगतेगी वो अलग है। हो सकता है उसे जेल भी हो जाए टेकी के इस सुसाइड नोट के बाद। और हम नहीं जानते कि इस सुसाइड नोट को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सुसाइड नोट में कितना सही है कितना गलत है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि उसको पनिश करने के लिए, अपनी पत्नी को पनिश करने के लिए, अपने लॉज को पनिश करने के लिए सारा सुसाइड नोट बनाया गया। तो हम नहीं कह सकते, सुसाइड नोट सही भी हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था है, दरअसल जो पूरा दोष है उस व्यवस्था का है, उस सिस्टम का है, उस प्रबंध का है, उस एस्टेब्लिशमेंट का है जिसके अंदर हम सब रहते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। व्यवस्था दरअसल ये तय करती है, इंडिविजुअल तय नहीं करते, पति या पत्नी तय नहीं करते कि उनके बीच में ये संबंध किस किस तरह के होंगे। सामाजिक संबंध कैसे होंगे ये उत्पादन पद्धति पर निर्भर करता है, और उत्पादन पद्धति को जो उसका सुपरविजन करता है राज्य और कानून, ये वो तय करता है कि आदमी और आदमी के बीच में रिश्ते किस तरह के होंगे, बाजार किन नियमों से ऑपरेट करेगा। और ये बाजार तय करता है कि उसके नियम सामाजिक नियम भी बने। सामाजिक संबंध उन बाजार नियमों से ही तय होते हैं। तो इन नियमों को हमें जो है बदलना है,
हमें एक नए बेहतर समाज की रचना करनी है, और ये जो समाज जो गल सड़ रहा है इसको बचाने की कोशिश करने के बजाय इसको जल्दी से जल्दी इसका ध्वस्त हो जाना, इसका नष्ट हो जाना वो ज़्यादा हितकारी है, ताकि इसकी जगह एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था, एक मानवीय सामाजिक व्यवस्था, एक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था इस पूंजीवादी जंगल की, इस बाजार के जंगल की मुनाफाखोरी और निज लाभ पर आधारित इस व्यवस्था की जगह एक बेहतर व्यवस्था ले सके। तो मैं अपने दोनों गेस्ट का जो है बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद करता हूँ। अफशां जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और हम इस तरह की चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। इस क्रम को, इस कड़ी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, इस चेन को इसे बरकरार रखेंगे। और इसके साथ ही आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।